गति चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो गति के समीकरण 3 होते हैं। तो पहले गति के समीकरण होते क्या हैं वो हम लोग जान लेते हैं कि जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u और t समय बाद उसका अंतिम वेग v तथा उसमें उत्पन्न त्वरण a में पारस्परिक जो संबंध होते हैं उस संबंध से प्राप्त समीकरण को हम गति का समीकरण बोलते हैं या गति का समीकरण बोलते हैं। कैसे? यानी कोई गतिशील वस्तु, या और साफ तरीके से ये कह सकते हैं जानने के लिए कि u प्रारंभिक वेग है, u v तथा u v t और त्वरण a में आपस में संबंध स्थापित करने पे जो समीकरण मिलते हैं उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? गति के समीकरण कहते हैं। जहाँ u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय है और t समय बाद अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण ये होगा, और इसमें पारस्परिक जो संबंध प्राप्त होते हैं उस संबंधों को हम क्या कहते हैं? गति का समीकरण कहते हैं। जैसे 3 संबंध इस तरह से स्थापित हुए। पहला संबंध है v = u + at, दूसरा संबंध है यस यहाँ दूरी है ut + ½ at², और तीसरा संबंध है v² = u² + 2as। ठीक, अब बात आती है कि ये आए कैसे, तीनों समीकरण कैसे संबंध स्थापित हुआ। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं इसका निगमन कैसे होता है, डेरिवेशन कैसे होता है, मैथमेटिकल तरीके से और ग्राफिकल तरीके से भी होता है। तो पहले मैथमेटिकल तरीके से हम लोग देखते हैं पहले समीकरण को ना, गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण देख लेते हैं। गति का पहला समीकरण ये है। ठीक, तो यहाँ गति का पहला समीकरण पहले मान लेते हैं कि कोई वस्तु, जैसे कोई भी डेरिवेशन हम करने लगते हैं तो पहले हम सपोज करते हैं क्या है, क्या नोटेशंस क्या क्या है सब। ठीक है ना। जैसे पहला समीकरण का है, माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, यानी u उसका प्रारंभिक वेग है, u वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय बाद v वेग को प्राप्त कर लेती है तथा उस समय में यश दूरी तय करती है, तो त्वरण कितना होगा। ठीक, क्या निकलना फिर? त्वरण। ये मान लिया गया है इतना, ये पहला समीकरण या दूसरा, इन सारे ये जो अजम्पशन जो आपने माना है वो तीनों समीकरण के लिए काम करेगा आपका। तो चलिए, कोई वस्तु है जो उसका प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद वो v वेग प्राप्त कर लेती है, यानी वेग उसका बदल गया, या तो बढ़ गया या तो घट गया, और उस परिवर्तन उस समय में यश दूरी तय कर लेती है। तो इसका मतलब कि जो त्वरण है, तो 1 सेकेंड में त्वरण कितना होगा वो जान लेते हैं, क्योंकि प्रति सेकेंड जो त्वरण का परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आपने देखा कि प्रति सेकेंड किसी वस्तु में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो पहले सेकेंड में त्वरण बराबर ही हो गया। ठीक, पहले सेकेंड में त्वरण जो परिवर्तन हो रहा है वो a का परिवर्तन हो रहा है। तो t सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में इतना हो रहा है, तो t सेकेंड में t से मल्टीप्लाई होगा, गुणा हो जाएगा। क्या मिल गया? a × t। ठीक, ये बात समझ में आई। 1 सेकेंड में त्वरण यानी प्रति सेकेंड किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाले परिवर्तन, तो 1 सेकेंड में परिवर्तन ये मान लिया गया है कि ये है, वो त्वरण है उसका। ठीक, तो t सेकेंड में कितना होगा? t से उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका t सेकेंड में वस्तु का त्वरण। ठीक है, t सेकेंड में वस्तु का त्वरण आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद त्वरण निकाल लिया हम लोगों ने। अब t सेकेंड बाद वेग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? t समय बाद वेग निकाल लेते हैं। ठीक, t सेकेंड बाद वेग निकाल लेते हैं, या वेग में वृद्धि निकाल लेते हैं। t समय बाद कितना वृद्धि हो गई, यानी त्वरण है तो उसका वेग बढ़ रहा होगा। जैसे आपने देखा कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में उसका त्वरण कितना है, t सेकेंड में कितना हो गया, समय बढ़ा तो त्वरण भी बढ़ गया होगा। यानी 1 का पूछ के ज़्यादा, t का समय पता नहीं है ज़्यादा कितना होगा, तो आपने मल्टीप्लाई किया, मिल गया 80।
अब वेग में एक सेकेंड में कितना वेग बदल गया वस्तु का, पहले u था तो u प्लस at हो गया, और ये जो वेग बदला वो कहाँ पहुँच जा रहा है, अंतिम वेग यानी v से वेग u से बढ़कर कहाँ पहुँच जा रहा है, v पे। तो v यानी वेग बदल करके क्या हो गया, u प्लस at, वही क्या हो गया, v से डिनोट हो गया। इसका मतलब कि अंतिम वेग v इक्वल टू u प्लस at के फॉर्म में, जो कि पहला इक्वेशन है। ठीक है बेटा। अब उसी तरह से दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ सारी चीज़ें आपने मान ही रखा है। तो इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि चूँकि एक सेकेंड में वेग में वृद्धि कितना है, एक सेकेंड में वेग में वृद्धि कितना है। अब गति प्रारंभ होने के एक सेकेंड बाद वस्तु के वेग में वृद्धि देख लेते हैं। गति प्रारंभ होने के एक सेकेंड बाद, पहले स्टार्टिंग में वेग v था, एक सेकेंड में वेग बढ़ करके कितना बढ़ जा रहा है, a बढ़ जा रहा है। तो अब एक सेकेंड बाद कितना वेग बढ़ गया, तो पहले वेग जो इनिशियल वेग था, प्रारंभिक वेग था, उसमें हमने जो बढ़ा हुआ था उसमें जोड़ दिया, जितना वेग में वृद्धि हुआ था, u प्लस a हो गया। ये मिल गया आपको गति प्रारंभ होने के एक सेकेंड बाद वस्तु के वेग में वृद्धि। अब सेम इसी तरह से निकाल लेंगे गति समाप्त होने के एक सेकेंड पहले वेग। तो एक सेकेंड में जितना वेग बढ़ रहा है, तो एक सेकेंड में उतना वेग अगर पीछे लेते हैं तो घट भी रहा होगा। तो अंतिम वेग अगर v मान लेते हैं, तो आपने लिखा कि गति समाप्त होने के एक सेकेंड बाद, समाप्त होने का मतलब कि अंतिम वेग v है, उस वेग के एक सेकेंड पहले, तो एक सेकेंड में जो परिवर्तन हो रहा है अंतिम वेग में से हम घटा देते हैं, क्या मिल जाएगा, v माइनस a। v अंतिम वेग है, एक सेकेंड में ये वेग में परिवर्तन है, तो a अंतिम वेग से एक सेकेंड पहले, तो v माइनस a वेग हो गया। अब इस वस्तु का यानी गतिशील वस्तु का क्या निकाल लेते हैं, औसत वेग निकाल लेते हैं। वस्तु का औसत वेग u प्लस a प्लस v माइनस a बाई 2, यानी a से कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा बेटा, u प्लस v बाई 2। ठीक, u प्लस v बाई 2 मिल गया औसत वेग। तो अब हम फिर लिख लेते हैं कि इसी प्रकार दूसरे सेकेंड में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार क्या निकाल लेते हैं, दूसरे सेकेंड में। ठीक, इसी प्रकार गति प्रारंभ होने के 2 सेकेंड बाद वेग क्या हो गया, u प्लस 2a, और गति समाप्त होने के 2 सेकेंड पहले वेग यानी v माइनस 2a। फिर औसत वेग निकाल लिया जा रहा है। औसत वेग फिर उसी तरह से, यानी कुल वेग बटे 2 वेग है, दोनों वेग को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया आपने, u प्लस 2a प्लस u माइनस 2v, v माइनस 2a बटे 2। फिर कट के क्या मिल गया, u प्लस v, यानी एक सेकेंड में औसत वेग जो था वो 2 सेकेंड में भी होगा। उसी तरह से अगर हम ये कर दें कि t सेकेंड में औसत वेग कितना होगा, अर्थात वस्तु का औसत वेग नियत है। इसका मतलब कि चाहे 1 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, 10 सेकेंड बाद निकालेंगे तो औसत वेग नहीं बदल रहा, औसत वेग सेम हो रहा है, वही लिखा जा रहा है। अर्थात वस्तु का औसत वेग नियत है। औसत वेग क्या है, नियत है, और सदैव u प्लस v बाई 2 बना रहता है जो औसत वेग है। इसलिए t सेकेंड तक वस्तु इसी औसत वेग से चलती रहेगी। t सेकेंड तक वस्तु, जब उसका औसत वेग क्या हो गया, नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो अब चाहे जितना समय तक इसी तरह t की वैल्यू दी नहीं गई है, t एक चर राशि है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 30 सेकेंड तक ये इसी औसत वेग से चलती रहेगी। ठीक है, तो आगे की कहानी क्या होगी ये देखते हैं। फिर t सेकेंड द्वारा वस्तु, t सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकाल लेते हैं। t सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, यानी औसत वेग बटे औसत वेग गुणे समय। औसत वेग यानी t समय में चली गई दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय। तो औसत वेग u प्लस v बाई 2 निकाले हैं, गुणे समय t समय तक निकाले हैं, t समय में लिखा है मैंने। इसका मतलब मिल गया, अब यहाँ u प्लस v, ठीक है ना। तो अब ये पहले इक्वेशन से v की वैल्यू पुट किया जा रहा है। v इक्वल क्या होता था, u प्लस 80 ना, और बाकी चीज़ सेम है। अब हम
इस कोष्टक को खोलेंगे, यानी टी का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो पहले जोड़ देते हैं u प्लस यू 2u, और ये हो गया ये t 2u, और मल्टीप्लाई भी कर दिए तो कितना हो गया 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर, एक एक टी इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये जुड़ गया u प्लस यू 2u, टी का गुणा हुआ कितना हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देने के बाद क्या मिलेगा आपको। ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए तो वहाँ से हाफ कट जाएगा आपका ना, 2 से भाग दे देते हैं तो क्या मिल जाएगा बेटा, यस बराबर ये मिल गया आपका, भाग देते थे 2ut था, 2ut था, 2 से भाग दिए तो ut बचा, यहाँ 2 नहीं था 1/2 at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण आ गया, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, या वर्ग। अब गति का तीसरा समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, तो ये पहले समीकरण से बड़ा आसान है निकालना। पहले समीकरण लिख लिया हमने, क्योंकि ये जानते हैं कि v इक्वल टू प्लस ए टी आपने प्रूफ किया, सिद्ध किया। अब ये दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो इधर v स्क्वायर, इधर हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिए यहाँ। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे a के स्थान पे u, b के स्थान पे at है, तो u स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस है 2, ठीक, a इंटू बी यानी u a t। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ से देखिए हम इस इक्वेशन इतने में से कुछ कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं बेटा, 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 यहाँ है नहीं तो यहाँ जो कॉमन लेते हैं उतने से हम भाग देते हैं उसमें, तो यहाँ भाग देते हैं, ये तो बाहर आ जाएगा, बच जाएगा a, और a के बचेगा यहाँ हो जाएगा 1/2 at, 1/2 पहले यहाँ 1/2 at हो जाएगा, जो यहाँ लिखा गया है at स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a और 2 कॉमन ही ले लिए तो क्या बचेगा ut बच जाएगा, तो यहाँ लिखा गया, सीधा कर दिया गया। 2a कॉमन लेने के बाद पहले ये वाला पद लिखा गया तो ये आ गया ut, ये 2a बाहर आ गया है ut प्लस यहाँ नहीं है तो 1/2 यानी 2 से भाग लग जाएगा, एक ये बाहर हो गया, बच गया 1/2 at स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट में आया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है जो अभी आपने देखा यहाँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो उसके स्थान पे क्या लिख देंगे बेटा, यस लिख देंगे। ठीक, क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे ना, गति के दूसरे समीकरण से। यहाँ लिख देंगे गति के दूसरे समीकरण से। ठीक, मिल गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये है गति का तीसरा समीकरण। तो ये था आपका निगमन, मैथमेटिकल तरीके से, गणितीय तरीके से, किसका, गति के तीनों समीकरण का कैसे आया, u भी यस a में। अब इस समीकरण, ये टॉपिक पूरा ख़त्म होता है तो इस समीकरण पे बेस और जितने भी टॉपिक थे गति के सब पे न्यूमेरिकल लेके आ जाते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं किसान लोग। तो इसके बाद हम सारे ये टॉपिक ख़त्म होगा, ये चैप्टर। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम लोग कि गति पाठ का आंकिक प्रश्न, गति प्रश्न का आंकिक प्रश्न। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा गया है, जैसे कोई लड़का है, ठीक, जो एक सीधी सड़क AB पे चल रहा है, एक सीधी सड़क AB पे चल रहा है जिसकी लंबाई कितना 300 मीटर है। तो लड़का A से B तक जाता है, लड़का A से B तक जाता है और फिर B से C तक 60 मीटर वापस लौट आता है। तो कहाँ पहुँच जाता है वो, C बिंदु पर। तो सवाल यहाँ ये है कि एक लड़का या एक व्यक्ति एक सीधी सड़क जिसकी लंबाई 300 मीटर है A से B तक जाता है,
पुनः बी से बिंदु सी तक 60 मीटर वापस लौटाता है तो उस व्यक्ति या लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए ए से बी तक व्यक्ति, अब यहाँ दूरी निकालना है आपको, विस्थापन निकालना है। तो हल देखिए, पहले सड़क ए बी की लंबाई कितना दे दिया, 300 मीटर है। ठीक, 300 मीटर है जो एक सीधी सड़क है। अब लड़का द्वारा तय की गई कुल दूरी ए से बी तक जाता है, बी से 60 मीटर वापस भी आता है तो सी पे पहुंच जाता है। तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो गई, 300 मीटर ये गया, 60 मीटर वापस आया। तो दूरी बराबर क्या हो गया, 300 मीटर जाना और 60 मीटर वापस आना, यानी 300 प्लस 60 यानी 360 मीटर दूरी हो गई। इसी तरह से लड़के का कुल विस्थापन कितना, पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक वापस आ गया, यानी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी, या विस्थापन क्या हो जाएगा, बी ए सी। तो हो जाएगा 300 माइनस 60 बराबर आ जाएगा 240 मीटर। ये हो गया उसका विस्थापन। चलिए समीकरण पे बेस एक आध तो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो यहाँ है बेटा, यहाँ कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है ये कि एक कार का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। एक कार का 3 सेकंड में वेग 100 मीटर से कितना हो जा रहा है, 40 मीटर, यानी उस कार का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है ना, यानी जो त्वरण है उसमें मंदन है, मंदन का त्वरण है ना। मंदन त्वरण, जहाँ किसी वस्तु का वेग घट रहा होता है उसमें कौन सा त्वरण होता है, मंदन त्वरण। उधर आप पीछे देखे थे कि त्वरण धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन त्वरण कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ निकालना क्या है, निकालना है क्वेश्चन आपका कार का त्वरण निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है कार का औसत वेग निकालना है, तीसरा क्वेश्चन है कार द्वारा चली गई दूरी भी निकालनी है। आइए तो इसका देखते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। पहले हल या दिया है, पहले नोट करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। इस गति के समीकरण पे सवाल करने के लिए पहले हम हल लिखने के बाद दिया है नोट करते हैं। दिया है का मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। जैसे प्रारंभिक वेग, यानी ये पहले यहाँ ये वेग दिया है, यहाँ से बदल कर यहाँ हो रहा है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लिया, t=3 सेकेंड लिया। पूछ रहा है आपका पहला क्वेश्चन त्वरण ना, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो यहाँ देख लेते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल का फार्मूला रखे, ठीक है ना। वेग परिवर्तन का यानी उससे डायरेक्ट लिख सकते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप इसके द्वारा एक दूसरा वेग परिवर्तन, यानी a बराबर लिख सकते हैं आप v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, या पहले उसको गति के पहले समीकरण पर रख करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि v है आपको पता, u है पता, t है पता, तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। v अंतिम वेग है 40, u दे दिया है 100, a पूछ रहा है, t दे दिया है 3। अब देखिए इस पे चाहे डायरेक्ट लगाते तो ये आता, हम समीकरण का यूज़ किए हैं क्योंकि समीकरण आपको बताया गया। तो a बराबर अब इसको क्या कर दिए हैं, इसको लाना है तो इसको हमको धन में रखना है, धनात्मक रखना है, इस नाते इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 40 माइनस 100, फिर 3 को ट्रांसफ़र किए तो नीचे आ गया, भाग किया यहाँ गुणे है, 40 माइनस 100 बटे 30 यानी माइनस 60 बटे 3 आ गया माइनस 20 मीटर पर सेकेंड वर्ग। यानी ये माइनस साइन ये बता रहा है कि गतिशील वस्तु का वेग घट रहा है, गतिशील वस्तु का वेग घट रहा है, यानी मंदन का त्वरण है उसमें। ठीक, दूसरा है क्वेश्चन है कार का औसत वेग निकालना है आपको, कार का औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग यानी कुल वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, वो आपने दूसरे समीकरण में देखा औसत वेग निकालते समय। तो u प्लस v बटे 2 यानी 40 प्लस 100 बटे 2 यानी हो गया ये 70 मीटर प्रति सेकेंड। अब
लास्ट में पूछा है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालना है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो दूसरा इक्वेशन लगा दिए, दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हो गया 100, टी हो गया 3 सेकेंड, 1/2, ए अभी आपने निकाला -20 आपने पुट किया। अब टी का 3 है, 3 का वर्ग आपने कर दिया है, ठीक है, 3 का वर्ग कर दिया है। तो आ गया ये 300, यहाँ देखो 2 से काटेंगे तो -10 आएगा, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, 3 × 3 तो 9 × 10 यानी 90, 300 - 90 यानी आ गया 210 मीटर कुल दूरी तय कर लिया दिए गए समय में। ठीक है बेटा, अब इस पे आधारित और सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई समस्या होती है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो आराम से क्वेश्चन करिए, फिर अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो है आपका बल। ठीक है, चलिए।